चलिए फिर से मेरे नए वीडियो की शुरुआत में आज हम टॉपिक डाल रहे हैं पॉलिटी के राष्ट्रपति, जिसे प्रेसिडेंट कहते हैं। ये भाग 5 के अंतर्गत आते हैं, जो आर्टिकल 52 से 78 तक आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, शुरुआत करते बिना देरी। अनुच्छेद 52, जैसे आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 कहता है अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक राष्ट्रपति होना चाहिए। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 52 के तहत। अब आर्टिकल 53 क्या कहता है? भारत सरकार के सभी कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के अधीन है, जिनका उपयोग वह या तो खुद करेगा या अपने से नीचे आने वाले अफसरों के द्वारा। इसका कहने का मतलब क्या है? भारत सरकार के जितना भी कार्यकारी शक्ति है वो राष्ट्रपति खुद करेगा। मतलब क्या दिया है? खुद करेगा, नहीं तो उसके आने वाले नीचे अफसर जितने होंगे वो उनका कार्यकारी शक्ति करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इन अफसरों में मंत्री परिषद भी शामिल है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। इनका आर्टिकल 53 के अंतर्गत आता है जितने भी मंत्री परिषद है उसमें जो उसका जो प्रधान होता है, उनका जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है। चलिए आर्टिकल 74 देखते हैं। भारत में केंद्र स्तर पर एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है, एवं यह मंत्री परिषद राष्ट्रपति को अनुच्छेद 53 द्वारा प्राप्त कार्यकारी शक्ति के उपयोग में सलाह देता है। इसका कहने का मतलब क्या है? वही है कि जो केंद्र स्तर पर जो एक मंत्री परिषद होगा, यह मंत्री परिषद राष्ट्रपति के अनुच्छेद 53, जो भी आर्टिकल 53 पीछे पड़े, आर्टिकल 53, उसके कार्यकारी शक्ति के उपयोग को सलाह देता है। जैसे जो कार्य है उसको सलाह देता है। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यकारी बना दिया गया। बाध्यकारी का मतलब क्या होता है? देखिए, जो संवैधानिक संशोधन जो 1976 में हुआ मंत्री परिषद द्वारा, संसद द्वारा, जिसे हम लोग कहते हैं सदन द्वारा, जो राष्ट्रपति के सलाह के ऊपर, बाध्यकारी को मतलब कि राष्ट्रपति को सलाह देना ही है, उसके ऊपर राष्ट्रपति को सलाह मतलब बाध्यकारी कर बना दिया है। समझ सकते हैं ना? अब देखिए 24वें संवैधानिक संशोधन, 24वें संवैधानिक संशोधन क्या कहता है? 1978 में 42वें संशोधन द्वारा किए गए कार्य में थोड़ा परिवर्तन किया गया, जिसके बाद राष्ट्रपति मंत्री परिषद द्वारा दी गई, देखिए आगे दिखाते हैं आपको। मंत्री परिषद को पास भेज सकता है, परंतु अगर दोबारा यह राष्ट्रपति के पास आता तो फिर यह राष्ट्रपति के ऊपर बाध्य होगा। जैसे कहने का मतलब था कि राष्ट्रपति को के पास अगर कोई संशोधन होता है तो मंत्री परिषद राष्ट्रपति के ऊपर भेज सकता है, उसे देखने के लिए, सलाह के लिए, पुनर्विचार हेतु के लिए। तो राष्ट्रपति अगर वही मंत्री परिषद को लौटा देता है, दिया सलाह पुनः विचार हेतु मंत्री परिषद के पास भेज देता है, तो यह राष्ट्रपति के पास आता है, फिर तो यह राष्ट्रपति के ऊपर बाध्य होगा कि इस पर साइन करना ही होगा। बाध्य मतलब साइन नहीं करना है। अब आर्टिकल 79 देखिए। भारत के संसद के 3 अंग होते हैं। 3 अंग होते हैं कौन? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अब लोकसभा और राज्यसभा संसद के 2 सदन हैं और राष्ट्रपति उसका फंक्शनल पार्ट है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति की कार्य अवधि कितने साल की होती है? 5 साल की होती है, और वह अपने पद को तब तक नहीं छोड़ता है जब तक उसका कार्यकाल समाप्त होने के बाद नया निर्वाचन राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण न करे। ऐसा कहने का मतलब कि राष्ट्रपति के जो कार्यकारी शक्ति जो 5 साल की होती है, उसके बाद उनको त्यागपत्र देना पड़ता है। लेकिन कब देगा? जब नया राष्ट्रपति का चुनाव होगा, जीतेगा, और उसका वो पद ग्रहण करेंगे, उस दिन वो अपना राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देंगे। देखिए आगे, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, जो वाइस प्रेसिडेंट होगा उसको अपना त्यागपत्र देंगे। देखिए फिर आगे क्या है? यदि कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति का स्थान रिक्त हो जाए, कहने का मतलब कि कार्यकाल मतलब 5 साल से पहले राष्ट्रपति का मतलब जो राष्ट्रपति किसी कारणवश निधन हो गया, चाहे नहीं है, चाहे तबीयत खराब हुआ, कुछ भी हो गया, तो अगले 6 महीने तक उसका उपराष्ट्रपति के तौर पर
उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करता है। यदि उपराष्ट्रपति भी मौजूद नहीं है तब वह भारत का मुख्य न्यायाधीश सीजीआई काम करता है। यदि मुख्य न्यायाधीश भी न हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है। गौरतलब है कि इन 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए। मतलब अगर राष्ट्रपति का स्थान रिक्त है तो 6 महीना के अंदर उनको चुनाव कराना होगा। अब आगे देखिए, महाभियोग। जो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रस्ताव भी चला सकते हैं, वो संसद चलाते हैं, सदन। देखिए, इस संविधान का अवहेलना जब होता है तब महाभियोग प्रक्रिया चालू होता है। देखिए, महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है। किसी भी सदन का मतलब राज्यसभा या लोकसभा, किसी सदन में प्रस्तुत हो सकता है। दूसरा, इसे प्रस्तुत करने के लिए 25% सांसदों का साथ चाहिए। जिस सदन में महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत हो रहा है, जैसे लोकसभा में प्रस्तुत हो रहा होगा तो 25% उसमें सांसद का साथ चाहिए। मतलब वह महाभियोग चलाने के लिए 25% सांसद को कहेगा कि नहीं महाभियोग चलाया जा सकता है, यह संविधान को अवहेलना किए राष्ट्रपति, तभी चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। मतलब 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस भेजा जाएगा कि आपके ऊपर महाभियोग प्रस्ताव चलाया जा रहा है। अब आगे देखिए, जिस सदन में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता था तो वह सदन राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगाता है, उसे चार्जिंग हाउस कहते हैं। चार्जिंग हाउस कहते हैं, मतलब समझिए कि राष्ट्रपति का महाभियोग अगर लोकसभा में हो या चाहे राज्यसभा में हो, अगर लोकसभा में भी हुआ तो उसे हम चार्जिंग हाउस कहेंगे, अगर राज्यसभा में हो तो उसे भी हम चार्जिंग हाउस कहेंगे। जिस सदन ने आरोप लगाया था उस सदन को हम चार्जिंग हाउस कहते हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव केवल अनुच्छेद 61 में वर्णित विशेष बहुमत के आधार पर हो सकती है। राष्ट्रपति का जो महाभियोग होगा वो विशेष बहुमत के आधार पर होगा। अब आगे देखिए, ये विशेष बहुमत सदन के पूर्ण सदस्य की संख्या के 2/3 होंगे। सदन के 3 भाग, मतलब पूर्ण सदस्य की संख्या, जैसे जितने भी सदन में जितने भी सांसद हो उसका 2/3 बहुमत देना चाहिए। अब देखिए, पहला सदन ये महाभियोग प्रस्ताव को पास करता है तो इस प्रस्ताव को दूसरे सदन के पास भेज दिया जाता है। जैसे लोकसभा ये पेश करता है तो ये इसे राज्यसभा में भेज दे। जब दूसरे सदन में जाएगा, जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, तो उस सदन में जाएगा तो उसे छानबीन करने की प्रक्रिया करता है। जैसे छानबीन करने हेतु सदन के पास एक सिविल कोर्ट की सारी शक्तियाँ मौजूद होती है। मतलब जैसे कि लोकसभा में मतलब वो आरोप लगाया गया तो राज्यसभा में भेजा गया, तो राज्यसभा के पास इतनी शक्तियाँ मतलब उस महाभियोग के प्रस्ताव में है कि वो सारी शक्ति जो सिविल कोर्ट की होती है, वो सारी छानबीन न्यायाधीश की सब पावर होती है उस दूसरे सदन में, वो छानबीन करेंगे वो पूरे केस के। अब आगे देखिए, दूसरा सदन साक्ष्यों का परीक्षण कर सकता है, किसी व्यक्ति को समन कर सकता है एवं शपथ दिलवाकर उसे प्रश्न कर सकता है। ऐसा कोई भी साक्ष्य जो राष्ट्रपति के केस से संबंधित हो उसे अपने सामने पेश करने का हुक्म कर सकता है। जैसे राष्ट्रपति जो मतलब राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग चला होगा जिस कारणवश, तो उस कारणवश दूसरे सदन को लगेगा कि यह व्यक्ति गलत किया, यह व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई किया जाए, यह व्यक्ति उस केस से संबंधित कुछ जानकारियाँ हो, तो उस व्यक्ति को सामने बुलाकर वो अपने से पूछताछ कर सकता है। इन प्रक्रियाओं के बाद अब वो दूसरी सदन में इस प्रस्ताव के ऊपर बहुमत ली जाएगी। मतलब सेम प्रक्रिया, मतलब इसमें भी बहुमत की लिया जाएगा दूसरे सदन, जिस सदन में देखिए दूसरे सदन की पूर्ण सदस्यों की संख्या 2/3 बहुमत इससे प्राप्त हो जाता है तो राष्ट्रपति का अपना पद त्यागना पड़ता है। जैसे देखिए इस सदन में भी 2/3 बहुमत इससे प्राप्त हो जाता है तो राष्ट्रपति का अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा। राष्ट्रपति का महाभियोग यह विधायी विशेषाधिकार है, विधायी विशेषाधिकार है। अब देखिए राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या चाहिए। देखिए हम शॉर्टकट बनाते हैं 35 LOC मतलब 35 हो गया इसका न्यूनतम है। जैसे राष्ट्रपति को मतलब जो निर्वाचित किया जाएगा, जैसे खड़ा किया जाएगा, उसके लिए उसका 35 साल उसका उम्र चाहिए। एल मतलब लोकसभा के सदस्य बनने योग्य, मतलब वो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उसका योग्यता होना चाहिए। ओ मतलब कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। मतलब ये लाभ का पद मतलब समझ रहे, ये कोई मतलब किसी स्टेट में राज्यपाल का पद हो जाए, कुछ भी का पद हो जाए, तो वो सब इसको
लाभ का पद से मतलब इस्तीफा देना पड़ेगा। अब सी मतलब सिटीजन, जो भारतीय नागरिक होना चाहिए, अदर देश का नागरिक नहीं होना चाहिए, भारतीय ही नागरिक होना चाहिए। यहाँ पे हम देखें उपराष्ट्रपति का भी बता देते हैं। 35 ROC, इसका न्यूनतम आयु 35 साल होगा। यहाँ पे राज होता है, वहाँ पे राष्ट्रपति में लोकसभा, यहाँ पे राज्यसभा सदस्य बनने योग्यता चाहिए। इसमें आर मतलब कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए इसमें भी, ये भारतीय सिटीजन होना चाहिए। समझ गए। अब आगे देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। निर्वाचित सदस्य होते हैं, और दूसरे में राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं, और सभी विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं जहां विधानसभा मौजूद हो। समझिए, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य और विधानसभा का निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य होता है। लेकिन हाँ, विधान परिषद दो इसमें भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद इसमें भाग नहीं लेता है। और फिर दूसरा नोट में, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य निर्वाचन मंडल का हिस्सा नहीं होता। कहने का मतलब राष्ट्रपति जो मनोनीत सदस्य होते हैं 12 राज्यसभा में, लोकसभा में, वह सभी इसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक। अब देखिए राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति क्या है। भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है। मतलब भारत सरकार में जितने भी कामकाज होगा वो राष्ट्रपति का साइन चाहिए तो चाहिए। अब आगे देखिए, राष्ट्रपति अगर चाहे तो भारत सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में प्रधानमंत्री से पूछ सकता है। राष्ट्रपति अगर चाहे किसी मतलब भारत सरकार कोई काम कार्य किए होंगे तो वह प्रधानमंत्री से पूछ सकते हैं, ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ, इसमें कोई डिफॉल्ट हो या कुछ है, वो पूछ सकते हैं, उनको उतना शक्ति है। ऐसा जनहित का कोई मुद्दा जो अति महत्वपूर्ण हो लेकिन कैबिनेट ने अभी तक उसे नज़रअंदाज कर रखा हो तो राष्ट्रपति उस मुद्दों का फैसला करने के लिए प्रधानमंत्री को कह सकता है। देखिए, कैबिनेट में कोई मुद्दा हो, वो मतलब मुद्दा हो उसे अनदेखा कर दिया हो, नज़रअंदाज कर दिया हो, तो राष्ट्रपति उस मुद्दों के लिए फैसला करने के लिए प्रधानमंत्री को कह सकता है कि अभी वो फैसला सुनवाइए, वो रुका क्यों, वो पेंडिंग क्यों हो, नज़रअंदाज क्यों किए। ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, मुख्य चुनाव आयोग, मुख्य न्यायाधीश इत्यादि को नियुक्त कर सकता है। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं और महालेखक परीक्षक, मुख्य चुनाव आयोग, मुख्य न्यायाधीश इत्यादि को वो राष्ट्रपति स्वयं करते हैं। राष्ट्रपति संबंधित विधायी शक्तियाँ क्या होती है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद एक बिल अधिनियम में परिवर्तित होता है। कौन सा? एक बिल नियम। देखिए, धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति चाहिए। धन विधेयक अगर लोकसभा में पेश होता है तो राष्ट्रपति की सहमति चाहिए। अगर संसद सेशन में न हो तो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश पारित करने का अधिकार होता है जिसकी अवधि 6 माह होती है। इसे कहना, संसद सेशन में अगर राष्ट्रपति के पास अध्यादेश पारित करने का अधिकार होता है उसे 6 महीने तक होता है। राष्ट्रपति संसद के सत्र को शुरू करने होती है समन, जिसे बुलाना कहते हैं, समन करता है। समझिए। अब आगे देखिए, राष्ट्रपति सारे विदेशी राजदूतों को भारत में उनका पद सौंपता है और भारतीय राजदूतों को विदेश में नियुक्त करता है। वो कौन करता है? वो राष्ट्रपति। इसका सैन्य शक्ति देखिए, राष्ट्रपति जल सेना, थल सेना, वायु सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है और सबसे हेड होते हैं, उनके अधिकार होता है उन पर। राष्ट्रपति सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। और आगे देखिए, राष्ट्रपति के पास कुछ गैर न्यायिक शक्ति मौजूद है जिसके तहत वह एक व्यक्ति की सजा के प्रकार को दूसरे प्रकार की सजा में। राष्ट्रपति के पास ये गैर न्यायिक शक्ति मौजूद है कि मतलब वो कोर्ट किसी को फांसी का सज़ा सुना दिया जाए, मौत का सज़ा, तो वो चेंज कर सकता है, वो सज़ा को परिवर्तित कर सकता है, रोक भी सकता है। ये राष्ट्रपति के पास ये शक्तियाँ है। देखिए, क्षमा करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है और गवर्नर के पास नहीं, केवल और केवल राष्ट्रपति के पास होती है। तो आज इसी के साथ राष्ट्रपति खत्म हो गया। चलो आपको हम ऑब्जेक्टिव लेके भी आएंगे।